हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। आप सभी जानते हैं कि जो प्रत्येक जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से, जिसको हम लोग एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय जो होते हैं, इन सभी की संरचना क्या है, कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। और जो अधिक विकसित जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं मिलकर क्या है, ऊतकों का निर्माण करती हैं और ऊतक ही आगे चलकर क्या करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टाइप के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा को छोड़कर समस्त यूकैरियोटिक जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो कोशिकाओं की जटिलता पर निर्भर करती है। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट रूप से भिन्नित होती हैं। दूसरी ओर एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होती है। इसका अर्थ यही है कि उसका शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, वह किस तरीके से फंक्शन करेगा, जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर हो रही हैं या फिर ये उनके जटिलता पर निर्भर करेगा कि वह एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक कोशिकीय जो जीव होंगे उनमें सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर होती हैं, लेकिन जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक क्या होता है, क्रियात्मक भिन्नता, जिसको बोलता है श्रम विभाजन। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक भवन निर्माण हो रहा है। भवन निर्माण के कार्य में आप लोग देखते हैं कि उसमें अलग अलग तरह के लेबर रहते हैं, मिस्त्री रहते हैं। ठीक है, उसका मैनेजमेंट करने वाला होता है, इंजीनियर रहते हैं। तो सभी का कार्य क्या रहता है, अलग अलग रहता है, लेकिन वो एक ही क्या है, कार्य से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेबर का अलग होगा, मिस्त्री का अलग होगा, ठीक है, इंजीनियर का अलग होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उनको करने के लिए क्या है, कोशिकाओं में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। जैसे जो हार्ट सेल होते हैं, जो हृदय में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो वही का कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे किडनी सेल हैं वो अपना फंक्शन करेंगी, लीवर सेल अपना फंक्शन करेंगी। जो मांसपेशियों में ठीक है पाए जा रहे हैं, मसल सेल पाए जा रहे हैं जिनको ठीक है मसल सेल बोला जाता है या फिर पेशी ऊतक बोल सकते हैं, क्योंकि कोशिकाएं ही आगे चलकर क्या बनाएंगी, पेशियों में पाए जाने वाले ऊतक को पेशी ऊतक बोला जाता है। तो सभी का जो है वो फंक्शन क्या रहता है, अलग अलग होता है। तो इस तरीके से सभी कोशिकाओं को उनके कार्यों को अलग अलग से बांट देना ही क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ऊतक किसे कहते हैं। नॉर्मली भाषा में एक लाइन में बोला जाए कि कोशिकाओं के समूह जो है मिलकर या फिर कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। लगभग एक ही परिमाण तथा आकार की कोशिकाओं का समूह, ठीक है, जो उत्पत्ति, विकास तथा रचना और कार्य की दृष्टिकोण से एक समान हो, ऊतक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसका डेफिनेशन हो गया। हम लोग थोड़ा स्पीड में देख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिकाएं देख लिए, कोशिका के बाद ऊतक किस तरीके से बनते हैं ये देख लिए। अब जो ऊतक है वो किसका निर्माण करते हैं ये भी हम लोग जानते हैं। आप लोग जानते हैं अंग एवं अंग तंत्र। जो तंत्र है हमारे शरीर में, तंत्र की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देखेंगे हम लोग। देखिए, जिस प्रकार अनेक समान कोशिकाएं क्या है मिलकर क्या है ऊतक बनाती हैं, उसी प्रकार कई समान कार्य करने वाले ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अतः अंग एक अथवा विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना शरीर का भाग है जो विशिष्ट कार्य को करता है। कई समान कार्य करने वाले अंग मिलकर पुनः क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इसको चलिए रे डायग्राम के द्वारा डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। पहले क्या है, कोशिकाओं का ठीक है एक समूह मिलकर
ठीक है, जो कि क्या रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति, विकास, रचना एवं कार्य क्या रहता है, वो समान रहता है। ऐसे कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक का निर्माण करता है। और फिर जो ऊतक है ये अंग का निर्माण करते हैं, और अंग जो हैं ये पूरे मतलब सभी अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और पूरे अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए उन तंत्रों के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया है अध्यावरणीय तंत्र। यह शरीर को वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका निर्माण त्वचा तथा संबंधित संरचनाओं से होता है। ठीक है, अगला दिया है पाचन तंत्र। इसको आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट देखते हैं। अब आगे है श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे ये क्या है, कनेक्ट रहता है। अगला है उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इसको थोड़ा देख लेते हैं, बाकी आपने सब सुना होगा, इसको देख लेते हैं। यह शरीर की वृद्धि तथा विकास के अलावा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इस तंत्र में शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथि सम्मिलित है, यानी कि ग्लैंड। ठीक है, जो ग्रंथियां होती हैं वो सभी इसी के अंदर ये सम्मिलित होती हैं। अगला है पेशी तंत्र है। तो पेशी तंत्र आप लोग समझते हैं, ये जनन तंत्र हो गया लास्ट वाला। तो इस तरीके से हमारे शरीर में क्या है, पूरे 10 तंत्र पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट है ऊतक। तो ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह होता है। अब हम लोग डायरेक्ट इसका देख लेते हैं कि ऊतकों के टाइप क्या होते हैं, ऊतक क्या होता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, ऊतकों के टाइप क्या क्या हैं। कोशिकाओं की उत्पत्ति तथा कार्य के आधार पर जंतु ऊतक निम्नलिखित जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। ठीक है, तो इस तरीके से चारों के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। उपकला अथवा इपिथेलियल ऊतक जंतु शरीर की बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतहों पर पाए जाने वाले ऊतकों को उपकला या इपिथेलियल ऊतक कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं आपस में सटी होती हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश से नहीं पाए जाते हैं। इनके बीच रुधिर कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती हैं। इनका पोषण लसिका के माध्यम से विसरण द्वारा होता है। ये भी हम लोग देखेंगे, लसिका विसरण किसे कहते हैं। इस तरीके से ये जब हम लोग आगे देखते जाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। अभी इसका सिर्फ इस तरीके से आप लोग देखेंगे। तो इनकी उत्पत्ति, स्थिति, ये सब दिया हुआ है। उत्पत्ति किससे हो रहा है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण की तीनों प्राथमिक जो स्तर होती है उससे। उदाहरण के लिए क्या है, त्वचा की एपिडर्मिस की उत्पत्ति एक्टोडर्मा से। हमने एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि 3 जर्म लेयर होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा। तो सेम चीज यहाँ पर है। तो जो त्वचा है, त्वचा की जो एपिडर्मिस है, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्मा से होती है। देहगुहीय क्या दिया है, एपिडर्मिस की उत्पत्ति मेसोडर्मा से तथा आहार नाल के एपिथेलियम की उत्पत्ति क्या है, एंडोडर्मा से होती है। तो इस तरीके से तीनों का एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक, उत्पत्ति क्या है, एपिथेलियल ऊतक शरीर की बाह्य त्वचा, आहार नाल की आंतरिक सतह तथा स्वतंत्र अंगों जैसे कि फेफड़े आदि की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ये इसको बता रहा है। अब संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संरचना में है, डायग्राम को भी देखते जाएंगे साथ में। इनकी कोशिकाएं स्तरों में पाई जाती हैं। कोशिकाएं सटी होती हैं तथा इनके बीच खाली स्थान नहीं पाए जाते हैं। यहीं पर आपको ध्यान देना है, कोशिकाएं सटी हैं तो इनके बीच क्या है, शुरू में देख लिया हम लोग कि इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो भी नहीं पाई जा रही हैं, जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो। ठीक है, देखिए तो अगला क्या दिया है, ये एक पतली तथा म्यूकोपेप्टाइड तथा कोलेजन तत्वों की बनी कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होती हैं। इसे आधार झिल्ली कहते हैं। एपिथेलियम की एक सतह प्रत्यक्ष, जिसे क्या बोला जाता है, त्वचा, अथवा अप्रत्यक्ष, जिसे फेफड़ा आहार नाली। इस तरीके से जैसे ये फेफड़ा है तो उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा,
स्किन के रूप में ही हमें दिखाएगा, प्रत्यक्ष रूप में यही दिखाई देता है ना, लेकिन वो अंदर की ओर क्या रहता है, फेफड़ा है या फिर आहार नाल है, रूप में वातावरण के संपर्क में होती है। कोशिकाओं के बीच रक्त आपूर्ति नहीं होती। अंतरकोशिकीय पदार्थ की कमी अथवा अनुपस्थिति के कारण कोशिकाएं कुछ विशेष संरचनाओं जैसे कि अंतरकोशिकीय सेतुओं का निर्माण करती हैं, जिसे डेस्मोसोम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकती हो, जो डेस्मोसोम द्वारा जुड़ी होती हैं। अंतरकोशिकीय सेतु यानी कि डेस्मोसोम, इसी को बोला जाता है। अंगुलाकार प्रवर्धों, कोशिका कला, समेकन या टाइट जंक्शन आदि के रूप में होते हैं। आंत की श्लेष्मा एवं वृक्क नलिकाओं को आस्तरित करने वाली कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर असंख्य अंगुलीकार प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मांकुर अथवा माइक्रोविलाई कहलाते हैं। ये स्त्रावण या सिक्रेशन तथा अवशोषण का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक के कार्य, तो इनके क्या क्या कार्य हैं, सिर्फ टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। इनका कार्य क्या होता है, सुरक्षा का होता है, सिक्रेशन का होता है, साथ ही साथ अवशोषण का भी कार्य करते हैं। संवेदी अंग की तरह भी ये कार्य कर रहे हैं। पुनर्जनन, संवहन, जनन में उपकला द्वारा क्या है, युग्मकों का निर्माण भी, यह भी इनका क्या होता है, कार्य होता है। अगला क्या दिया है, उपकला ऊतकों के प्रकार। तो इनका जो प्रकार है यहाँ पर ये रे डायग्राम के द्वारा दे दिया गया है। तो जो एपिथेलियम जो टिश्यू है, इनके टाइप को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। आप लोग एक एक बार इनको रीडिंग लगा लेंगे। आप बुक तो सभी के पास होगा, एक एक बार इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियां एक ऐसी रूपांतरित उपकला है जो कि विशिष्ट प्रकार के विकारों यानी कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एवं अन्य पदार्थों जैसे कि श्लेष्मा, तेल, लार आदि का सिक्रेशन करती हैं। ग्रंथियां हमेशा उपकलीय उत्पत्ति वाली होती है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, मतलब इनके कोशिकीय संरचना के आधार पर कि वह एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कोशिकीय कौन सी है, बहुकोशिकीय, ठीक है। इसका एक और हम लोग देखेंगे बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं पर दिया हुआ है बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या दिया है, इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जिस भी पदार्थ का ये सिक्रेशन करती हैं वो पदार्थ क्या है, नलिकाओं के अंदर बहती हैं, ठीक है। इन ग्रंथियों में क्या पाई जा रही है, नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें ग्रंथियों का स्राव बाहर नहीं निकलता। अब नलियां हैं तो नलियों में बह रहे हैं, कहीं बाहर और निकल कर नहीं जाते। उदाहरण के लिए क्या दिया है, अश्रु ग्रंथि, यानी कि जब हम लोग रोते हैं तो क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो आंसू के लिए भी क्या है, ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें लेक्राइमल ग्लैंड बोला जाता है। तो वो क्या है, नलिकाओं के उनमें क्या है, नलिकाएं पाई जाती है। ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। उसी तरीके से आंत की ग्रंथियां, आंत यानी कि जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अगला दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, इनमें नलिका नहीं पाई जाती, अतः इनका सिक्रेशन सीधे रक्त में पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा भी ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये दिया है, ठीक है। नलिकाओं के अंदर इनका बहाव हो रहा है, लेकिन इनका जो क्या है बहाव, क्या बोलना चाहिए, नलिका के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड इस तरीके से। लेकिन यहाँ से जो सिक्रेशन जो है, वो जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो सीधे क्या है, ब्लड कैपिलरी में पहुंच जा रहा है, ठीक है।